वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एक शानदार मोटिवेशन के साथ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? पहला ऑप्शन दिया है रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और नाथुला दर्रा। ये जो पीर पंजाल है रेंज से होकर और मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, तो यहाँ पर देखिए जो माना दर्रा है ये कहाँ का है सर? ये उत्तराखंड का दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड का दर्रा है। ये नीति भी कहाँ का है? ये भी सर उत्तराखंड का ही दर्रा है। और जो नाथुला है ये कहाँ का है? सिक्किम का। जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रोहतांग दर्रा है वो पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है सर? ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करेंगे रोहतांग दर्रा की, यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क को जोड़ता है। यही पूछा है, ऐसा कौन सा दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह सड़क को जोड़ता है? तो कौन सा है? रोहतांग दर्रा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक है, रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब देखिए रोहित से याद रखना है रोहतांग दर्रा, बड़े से याद रखना है बड़ा लाचा दर्रा, और यहां देखिए किला से याद रखना है सिपकिला दर्रा। क्या याद रखना है? सिपकिला दर्रा। रोहित के बड़े किले में हिम गिरा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से। और जो हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचा दर्रा है, यहीं से कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? पहला दिया है अरावली माउंटेन, दूसरा दिया है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय। अब यहां पर देखिए जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली। कहां पर है? अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो पश्चिमी घाट है इसे बोलते हैं सह्याद्री पर्वत भी। क्या बोलते हैं इसे? सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ये जो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, कौन था? वेस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली ये कहाँ स्थित है सर? ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा यानी इसे आकाश कहते हैं ऊंचाई के कारण। संस्कृत में इसे देवगिरी कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, पर्वतों की रानी। तिब्बत यानी चीन में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो नेपाल में सागरमाथा, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेख आर्टिकल, अनुच्छेद होगा यहाँ पर, लेख यहाँ पर लिखेगा अनुच्छेद, भारत का वर्णन भारत के रूप में भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया आल्सो इन भारत। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को भारत के रूप में वर्णन करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, जो आर्टिकल नंबर 1 है वह भारत का भारत के रूप में, यानी आर्टिकल नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? इंडिया। क्या कहा गया है? इंडिया, यानी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर ए। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 1 में भारत को भारत कहा गया है। अब यहां देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत का भारत के रूप में वर्णन अनुच्छेद 1 में है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 2 में क्या कह रहा है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति। अगर कोई नए राज्य को ऐड करना है और उसकी स्थापना से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 2 है। अब आर्टिकल नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट है तीनों। नए राज्यों का निर्माण करना है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है। अगर किसी की सीमा बढ़ानी है या किसी की सीमा को घटानी है तो यह अनुच्छेद 3 से है। तो पहला राज्यों का संघ होगा, दूसरे में नए राज्य के प्रवेश की टर्म्स एंड कंडीशन, और तीसरा उसकी सीमाओं में क्या परिवर्तन करना है, यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य भी बनाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं, एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं। अब यहां पर देखिएगा सर, एलपीजी होता है, यह होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो एलपीजी गैस है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो इनमें मुख्य रूप से होता है, अब देखिए जैसे ही हम गैस सिलेंडर को देखते हैं, अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर जल रहा है तो जैसे ही हम गैस सिलेंडर को फटते हुए देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? सर हमारा बीपी हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? बीपी हाई हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि सर एलपीजी, बी से याद रखना ब्यूटेन, याद रखना है ब्यूटेन, और पी से याद रखना है प्रोपेन। तो जैसे ही हम एलपीजी सिलेंडर को फटते हुए देखते हैं हमारा बीपी क्या हो जाता है? हाई। तो एलपीजी से जैसे याद आ गया आपको आएगा बीपी, बी का मतलब ब्यूटेन और पी का मतलब प्रोपेन। तो इनमें मेन क्या होता है? सर ब्यूटेन और प्रोपेन इनमें मुख्यतः होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन है? तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस में इथिल मर्केप्टेन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। इसकी वजह से जैसे ही गैस लीक होने पर तेज बदबू आती है। एथाइल मर्कप्टेन की गंध काफी बेकार होती है। यह इतनी तेज गंध होती है कि इसे आसानी से पहचाना जाता है। यानी जब आप देखते हैं एलपीजी सिलेंडर लीक होता है, क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर लीक होता है तो हमें गंध आती है। वो गंध किसकी होती है? एथाइल मर्कप्टेन की होती है। एलपीजी के मेन सोर्स क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आप यहां पर बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343
किससे संबंधित है? द आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट 343 संबंधित है। आपको बताना है कि सर 343 किससे संबंधित है। चलिए, लोकसभा के लिए सीटों की संख्या के लिए, राज्यसभा की सीटों की संख्या के लिए, हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए। अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं? 543 सीटें हैं। राज्यसभा में 245 है। सर जो आर्टिकल 343 से, कहां से? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, ये सर किसके बारे में बताते हैं? तो ये हिंदी भाषा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? कि भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सर अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने सर्वसम्मति से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 का द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। देश के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन आधिकारिक भाषा विभाग का भी गठन किया है। आपको बताना है कि जो ये भाषा जो है अपनी हिंदी, ये किस आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर इसे घोषित किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर? और इसके बताना है अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो हमारा बीजी खेर समिति की अनुशंसा पर इसे लागू किया गया है। भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? जो खेल है उससे संबंधित शब्द हैं, यानी जो वर्ड हैं और उससे रिलेटेड जो ट्रॉफियां हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, रोवर्स कप, अगर हम बात करें मर्डेका कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, इन सभी का संबंध किससे है? चल, इन सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गोल्फ से कौन कौन सी ट्रॉफियां संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी। अब देखिए फुटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां कौन सी हैं? संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, डूरंड कप और सुब्रतो कप। बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां कौन सी है? थॉमस कप, उबेर कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप, उबेर कप और सुद्रीमन कप। ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब टेनिस से संबंधित कौन कौन सी है? तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध है, देखिए यहां पर लिखा होगा, लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से संबंध है डेविस कप का। विमिल्डन ट्रॉफी, ये सभी टेनिस से संबंधित हैं। विमिल्डन, ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, ये सभी टेनिस से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो रोवर्स कप है इसका संबंध है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार संबंधित है। पहला दिया है खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो अगर बात करें खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक है हमारा अर्जुन अवार्ड, कौन सा? अर्जुन अवार्ड, ये बताना है आपको कब से दिया जा रहा है। और दूसरा हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा हो जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड।
द्रोणाचार्य अवार्ड, इनका भी बताना है कब से दिया जा रहा है। सर विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। राजनीति पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए, फिल्म में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए। तो जो अर्जुन अवार्ड है ये कब दिया जाता है सर, ये 1961 से दिया जा रहा है। और द्रोणाचार्य अवार्ड सर ये कोचेस को दिया जाता है 1985 से। तो इन्हें भी हमें याद रखना है। अब देखिए सर जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 से हुई। ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों पर दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर, साइंस, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1957 से। तो ये हमें कुछ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको बताना है कि जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? पहला आपको बताना है पुरुष में और दूसरा आपको बताना है महिला में। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? साहित्य पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, तो पुरुष में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। और महिला में मिला है आशा पूर्णा देवी को। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए उत्तरदायी है? यानी जो जैसे देखते हैं कोई व्यक्ति क्या है? बहुत गोरा है। कोई व्यक्ति क्या है? सांवला है। ये किसके कारण होता है? तो एक पिगमेंट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में जिसका नाम क्या है? मेलानिन। इसके कारण इंसान काला और गोरा होता है। सर हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? तो सर जो रक्त का रेड कलर होता है, रक्त का लाल रंग, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। सर लूसीफेरिन एक हार्मोन है जो किसमें पाया जाता है? सर जो जुगनू होते हैं। कौन होते हैं? जुगनू। जुगनू में लूसीफेरिन हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण ये क्या होते हैं? चमकते रहते हैं। जुगनू चमकते किसके कारण है? यही लूसीफेरिन हार्मोन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर देखिएगा, मानव त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण सफेद या काला होता है। जिसमें मेलेनिन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं? सफेद। जिसमें कम होती है वो काले होते हैं। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पत्तियां हरी हरी दिखाई देती हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या इसी सिस्टम के लिए प्रस्तावित प्रवेश की गई अधिकतम आयु क्या है? जो एनपीएस सिस्टम है उसकी मैक्सिमम आयु कितनी है कि जिनको एनपीएस सिस्टम का लाभ मिल सकता है? 45 साल, 55 साल, 60 साल और 70 साल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
जो एनपीएस सिस्टम है इसकी मैक्सिमम आयु है 70 ईयर। कितनी है? 70 ईयर है, यानी 70 साल। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु कितनी है? 70 वर्ष है। 65 वर्ष से अधिक यानी 70 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस खाता खोलने की अनुमति है। भारत का वह नागरिक चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल हो सकता है। तो इसकी अधिकतम आयु कितनी है? 70 साल है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज बेस्ड ऑन विच लाइन? अब आपको बताना है कि सर जो हमारा मानक समय रेखा है वो कहां से डिसाइड होता है। तो जो हमारा 82.5 डिग्री अक्षांश है, यानी जो हमारा लैटिट्यूड है, उसी से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। तो यहां पर देखिए 82.5 ईस्ट, 82.5 वेस्ट, 750 उत्तर, 750 दक्षिण। तो जो हमारा 82.5 क्या है? जो हमारा ईस्ट लैटिट्यूड है। क्या है? ईस्ट लैटिट्यूड। इसी से हमारा मानक समय रेखा निर्धारित होता है। अब देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, इसी को समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? सर ये 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में 5:30 बजे होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट लेट है। अब देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। ये हमारा हो गया नॉर्थ। तो सबसे हमारा उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साउथ। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे बोलते हैं क्या? इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। जो सबसे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये कौन सा है? ये है अपना अरुणाचल प्रदेश का बलांगू। कौन सा है? बलांगू, अरुणाचल प्रदेश का। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यह है कौन सा? सरक्रीक। कौन सा है? सरक्रीक। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, सरक्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एरिया भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सर पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर है गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो जो अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? सबसे पहले स्थान पर है रूस। कौन है? रूस फर्स्ट नंबर पर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य बना? तो जो सिक्किम को 22वां राज्य बना वो 36वां संविधान संशोधन के तहत बना। कब? तो सर वो ईयर था 1975। कब बना? 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना पूर्ण रूप से। अब यहां देखिए
1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा मिला था। अब देखिएगा, यानी जो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसे क्या है, सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा मिला था। लेकिन एक वर्ष बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 ने 35वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया, यानी 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब सिक्किम का जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में है। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम का, यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कब, 1977 से। नेक्स्ट 14, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों को परिभाषित करती है? संघ और राज्य की शक्तियों को परिभाषित करती है। अब यहां देखिए सर, जो संविधान की पहली अनुसूची है, संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें क्या कहा गया है कि सर भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। भारत और उसके राज्य के, भारत राज्यों का क्या है, एक संघ। जो तीसरी अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया है सर, शपथ के बारे में। किसके बारे में, शपथ के बारे में। दूसरे में वेतन भत्ते के बारे में। छठे में सर जो हमारा असम, एटीएम वाले जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको विशेष, इनके आरक्षण के बारे में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। और सर सातवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो जो सातवीं अनुसूची है वो रिलेटेड है संघ और राज्य की शक्तियों से। संघ और राज्य की शक्तियों से रिलेटेड है कि सर संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये इससे रिलेटेड है अपनी सातवीं अनुसूची। अब यहां पर देखिए सर, पहली अनुसूची केंद्र शासित और राज्यों की सूची से संबंधित है। दूसरे में पदाधिकारियों के राष्ट्रपति, राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर, संसद, अन्य पदाधिकारियों से जुड़ी जानकारी है। तीसरे में क्या कह रहा है सर, शपथ। तीसरे में क्या हो जाएगा सर, तीसरे में हो जाएगा अपना क्या, शपथ। दूसरे में क्या है, इनके वेतन। दूसरे में इनके क्या है, वेतन और भत्ते। तीसरे में हो जाएगा इनका शपथ। अब देखिए पांचवी अनुसूची में क्या दिया है, अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी एससी है उनका नियंत्रण से जुड़ी जानकारी। छठी अनुसूची में जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन, कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके आरक्षण के बारे में दिया है। सातवीं अनुसूची संघ और राज्य की सूचियां हैं, जिसमें अपने क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट। यही पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची संघ और राज्य की शक्तियों को परिभाषित करती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। नौवीं अनुसूची में ये भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर जो कलारी पट्टू है यह केरल का मार्शल आर्ट है। कहां का, केरल राज्य का मार्शल आर्ट है हमारा कलारी पट्टू। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां देखिए जो कलारी पट्टू है यह केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, मार्शल आर्ट है। यह अत्यंत प्राचीन युद्ध कला है। नायर, इजावा जैसी योद्धा जातियां इनका अभ्यास परंपरागत रूप से करती है। तो कलारी पट्टू केरल का है। फिर सिलंबम, यह एक प्रकार का लाठी चलाने की कला है जो कहां से संबंधित है? तो सिलंबम कहां का है सर, ये तमिलनाडु का है। सिलंबम कहां का है, तमिलनाडु राज्य का मार्शल आर्ट है। थांगटा, थांगटा मणिपुर में प्रचलित है। इसे थांग का मतलब है तलवार और टा का मतलब है भाला, यानी जो तलवार और भाले से इसे युद्ध को यानी इस मार्शल आर्ट को करते हैं उसे हम बोलते हैं थांगटा। तो थांगटा कहां का है, मणिपुर का है। थांगटा कहां का है, मणिपुर का है। आपको बताना है कि जो चिरायू है, कौन सा है, चिरायू। चिरायू जो हमारा, इसे जिसे हम बांस नृत्य भी बोलते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? जो चिरायू है तो ये कहां का है सर, ये चिरायू ये मिजोरम का है। कहां का है, चिरायू नृत्य है ये कहां का है, मिजोरम का।
और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। जो चिनायू नृत्य है इसका संबंध कहां से है? मिजोरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च किस राज्य का नाट्य रूप है? मार्च इज द थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट? जो मार्च है, राई और मार्च, ये कहां का है? सर ये मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य है। कौन सा? मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मार्च है ये कहां का है? मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य रूप है राई और मार्च। कहां का है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य रूप है। अब देखिए, मार्च मालवा मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है। इस नृत्य शैली की जन्म स्थली कौन सी है? उज्जैन। कौन सी है? उज्जैन। और उज्जैन में ही क्या है? तो उज्जैन में महाकाल मंदिर है। कहां? उज्जैन में। तो जो उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की राज्य की मछली क्या है? महासीर। कौन सी है? महासीर है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पैराडाइस फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज या इसे शाहे बुलबुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहे बुलबुल। ये क्या है? वर्ड है स्टेट की, एमपी स्टेट की, जिसे वर्ड घोषित किया गया है। इसका नाम क्या है? पैराडाइस फ्लाई कैचर। इसी को दूधराज बोलते हैं या इसी को शाहे बुलबुल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो उड़ीसा में भीतरकणिका। कौन सी है? ये है भीतरकणिका। भीतरकणिका नेशनल पार्क, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है भीतरकणिका नेशनल पार्क। साइलेंट वैली कहां है? यहां बताइए। साइलेंट वैली केरल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा। बुक्सा टाइगर रिजर्व। जल्दापारा। जल्दापारा टाइगर रिजर्व। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो ये है पिन वैली। कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? कौन सा है? पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, तो पिन वैली कहां है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? अब जो ये ऑथर, बुक और ऑथर हैं, यानी ये बुक किसने लिखी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बुक हमें याद रखना है। जैसे पंचतंत्र है, पंचतंत्र किसने लिखा? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास जी ने क्या लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। तो कालिदास जो पुरस्कार है वो किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो जो कालिदास पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर और बुक्स। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने। अष्टाध्यायी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? पाणिनि ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहड़ ने। राजतरंगी किसने लिखा है? कलहड़ ने लिखा है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। तो जो राजतरंगिणी है कलहड़ ने लिखा, इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है। अब देखिए, चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 12। तो जो 17 मतलब क्या, खतरा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा आर्टिकल 17 है इसमें अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, इंड किया गया है, यानी किसी को भी छुआछूत का अधिकार नहीं है, कि कोई किसी को भी छुआछूत के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह आर्टिकल नंबर 17 में लिखा है। सभी क्या हैं, समान हैं। अब देखिए आर्टिकल 29A में, आर्टिकल 29A में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार है, यानी कोई अपराधी है तो उसे अपने दोष सिद्ध का अधिकार है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया कि सर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। आर्टिकल नंबर 21A में है। 15, किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, कास्ट के अकॉर्डिंग किसी से सर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को समान रूप से व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 21, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। अब देखिए ये जोजिला दर्रा कहाँ है सर, ये जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है। कहाँ का दर्रा है, जम्मू कश्मीर। जोजिला, कारकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सारे जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो ये किसको जोड़ता है, तो सर जो जोजिला दर्रा है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। तो देखिए जो लिपुलेख दर्रे का उपयोग है वो उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो हमारा मुरलिंगला दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम कौन सा है, बनिहाल दर्रा। तो जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा। जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है वह कौन सा है, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो सर दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर, कभी हमसे पूछता है आगरा, कभी पूछता है दिल्ली। तो जो दिल्ली है किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। सर जो हमारा जबलपुर शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर। और जो हमारा खंडवा है ये किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यानी ओमकालेश्वर, कौन सा, ओमकालेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। कौन सा, कानपुर। सर दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, विजयवाड़ा इंपॉर्टेंट है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपको बताना है सर जो हमारा तिरुचिरापल्ली शहर है, तिरुचिरापल्ली सर ये जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सर जो तिरुचिरापल्ली है यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प राज्य की सूची में शामिल नहीं है। अब देखिए जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का वर्णन है। अब यहां पर देखिएगा सर कानून, लॉ एंड ऑर्डर, सर ये राज्य सूची का विषय है। एग्रीकल्चर, सर ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा,
सर शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय, हमसे बोल रहा है कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है। अब देखिए सर जो है हमारा नेशनल डिफेंस है यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है यह किस में शामिल है? सर ये संघ सूची में शामिल है। किस में शामिल है? संघ सूची में शामिल है। सर जो ये शिक्षा था पहले राज्य सूची में ही शामिल था, अब इसको कहां शामिल कर लिया गया? समवर्ती सूची में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या राष्ट्रीय सुरक्षा ये किसका मुद्दा है? संघ सूची का विषय है। अब यहां पर देखिएगा सर संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले कितने थे? 97। राज्य सूची में अब कितने विषय हैं? सर 61 हैं, पहले कितने थे? 65। सर ये जो 4 राज्य सूची के विषय हैं इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कहां जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में पहले 48 विषय थे, अब 4 यहां से जोड़ दिए गए, तो अब वर्तमान में कितने हैं? 52। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जो हमारा यूनियन लिस्ट है इसमें रक्षा है यानी डिफेंस। अब यहां देखिए सर ये जो हमारा विदेशी मामले हैं यानी फॉरेन जो एक्सचेंज है वो किससे संबंधित है? सर ये यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग यूनियन लिस्ट में है। एटॉमिक एनर्जी यूनियन लिस्ट में। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब कहां है? ये सब यूनियन लिस्ट में है। शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। क्या हो जाएगा? सर शिक्षा जो है हमारा वह समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। किस संविधान संशोधन द्वारा? शिक्षा को। तो सर 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल ने ओलंपिक में पहली उपस्थिति दर्ज की, यानी जो भारतीय फुटबॉल की टीम है वो पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुई? तो सर 1936, 1948, 1952 और 1956। तो जो भारत की फुटबॉल टीम है ये ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुई? तो ये 1948 में शामिल हुई। 1948 में शामिल हुई। भारतीय फुटबॉल टीम का 1948 ओलंपिक दौरा, भारतीय फुटबॉल टीम का पहला ओलंपिक दौरा था। ये ओलंपिक कौन सा था? लंदन ओलंपिक था। कौन सा? लंदन ओलंपिक 1948 के दौरान आया। अब यहां पर देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में की गई, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। कौन सा? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है कब? 23 जून को, क्योंकि इसी दिन 23 जून 1894 को ओलंपिक जो हमारा कमेटी है उसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? सर इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक समिति की जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ। पहला आम चुनाव भारत में 51-52 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है ये हमें बताना है। किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की पुस्तक कौन थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी पुस्तक थी? नेल्सन मंडेला की। तो जो फ्रीडम बिहाइंड बार्स है ये किरण बेदी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आजादी की लंबी यात्रा दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी एक जीवनी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसकी है? नेल्सन मंडेला की। फ्रीडम बिहाइंड बार्स के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तकें कौन सी? इन्होंने क्या लिखी है? तो इन्होंने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और विश्व इतिहास की झलकियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। नेक्स्ट, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? सर राष्ट्रपति होता है।
उसी तरह हमारे राज्य का प्रमुख कौन होता है? सर राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन इनके पास शक्तियां तो होती है पर ये किसी शक्तियों का उपयोग नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति है, ये सिर्फ नाम का राष्ट्रपति होता है, सारा काम कौन करता है? सारा काम प्रधानमंत्री यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो करते हैं। इसी तरह स्टेट में राज्यपाल सबसे बड़ा तो होता है पर इसके पास पावर नहीं होते, ये सिर्फ नाम के होते हैं। सारा काम कौन देखता है? चीफ मिनिस्टर ही सारा काम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। इनका कोई चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति उनके योग्यता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल 161 यानी आर्टिकल 161 के तहत इसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसे? राज्यपाल को। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सर राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसी भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? Who among the following is known as mother of Indian Revolution? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने जब 1857 की क्रांति में कहां से? तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसने? एनी बेसेंट ने। सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की में क्या रह चुकी है? राज्यपाल, यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। और कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। कौन? सरोजिनी नायडू। तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1925 में, किसने? सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है, उन्हें जर्मनी में संसद पर झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले विदेश में झंडा किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। कहां पर? जर्मनी में। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 1925 में उन्होंने कानपुर अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो गरबा है और डांडिया वो कहां से संबंधित है? तो सर जो गरबा और डांडिया है ये गुजरात से संबंधित है। कहां से? गुजरात से संबंधित है। सर उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? तो सर उड़ीसा का लोक नृत्य है वो कौन सा है? घुमरा। कौन सा है? घुमरा। ये उड़ीसा का नृत्य है। तो गरबा लोक नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा कहां के हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो हमें ऐसा याद रखना है कि सर पंजाब के गिद्ध भी क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। तो पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे भांगड़ा और गिद्धा। जो घुमरा है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, लेकिन जो घूमर है, ये घुमरा है, जो घूमर है ये कहां का है? राजस्थान का है। घूमर कहां का है? राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है, कठपुतली भी राजस्थान का है। मुखौटा और युद्ध नृत्य कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा और युद्ध नृत्य कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सरहुल कहां का है? झारखंड का। सरहुल कहां है? झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की मुख्य भाषा है? तो सर गोवा में जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जो कोंकणी भाषा है ये किस वर्ष में और किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी?
3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, हमने उसका ट्रिक भी बताया था, नमक। क्या बताया था? नमक। तो यहां पर देखिएगा, गोवा की मुख्य भाषा क्या है? कोंकणी है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान की भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। कौन सी? नमक को। तो क्या याद रखना है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी गोवा की क्या है? मुख्य भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, यानी संगठनात्मक मूल्य क्या है? प्रबंधन टीम द्वारा लगाए गए नियम, विश्वास तथा मार्गदर्शक सिद्धांत जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण और सही कार्यों को चलाने में मदद करता है, संगठन की संपत्ति का सामूहिक मूल्य, संगठन की रणनीति को निर्धारित करने वाला एक बयान। तो ये क्या है सर? एक सिद्धांत है जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण और सही कार्य को चलाने में मदद करना है। यही क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के 30 क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।